ओके, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जो आज का सेशन है आपका लास्ट लेक्चर जैसे जो कंटिन्यू किया था आपका आर्टिकल्स और आर्टिकल्स पे बेस एक्सरसाइज किए थे आपने फ्राइडे को। और नेक्स्ट जो आज मंडे तो नेक्स्ट टॉपिक जो है आपने कहा था पढ़ाने के लिए। तो जो आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच ना, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में आप जानते हैं कि देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब उसमें जो चले अच्छा, जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है आपके, उससे जनरली जो क्वेश्चन आ जाता है आपके नाउन, प्रोनाउन ना, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव ना, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। ठीक, एज यू नो कि आप सबको पता है कि दीज आर द 8 टॉपिक्स जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में आते हैं, और इनसे रिलेटेड आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो, और कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको ये भी पढ़ना है कि किस तरीके से इस पर प्रैक्टिस किया जाएगा। ठीक, तो जनरली होता क्या है कि जब हम लोग कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो पर्टिकुलरली हमारा जो सिलेबस होता है वो आपके सामने होता है। तो सिलेबस के रिगार्डिंग अगर आप देखें तो इसमें ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है जिन पे हम लोग डिस्कस करेंगे। और आज का जो टॉपिक रखा है वो नाउन से स्टार्ट कर रहे हैं आपका, है ना, सीक्वेंस में पढ़ेंगे क्योंकि एक बार जो बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपका तैयार हो जाता है उसके बाद फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चन करना थोड़ा आसान हो जाएगा। और असल जो चीज़ है आप सब जानते हैं कि ये प्रैक्टिस सेशन ही होता है। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउन। देखिए, जैसे कि नाउन लिखा जाता है तो नाउन तो ऐसा है नहीं कि आपने पहली बार पढ़ा या सुना है। जब से इंग्लिश आपने शुरुआत करी होगी, आई थिंक क्लास फर्स्ट से हम लोग पढ़ते हैं, है ना, इंग्लिश का सिलेबस उसमें मिल जाता है। तो वहाँ पर शुरुआत यही से होती है, हर साल हम लोग पढ़ते हैं नाउन से लेकर के, है ना, प्रोनाउन फिर वर्ब। बट जब आप कंपटीशन देते हैं, व्हेन यू अपियर इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, यहाँ पर भी नाउन से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो किस प्रकार पूछे जाते हैं ये हमें सीखना होगा। बिकॉज एज यू नो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो पढ़ाई होती है वो आपकी एकेडमिक्स से टोटली डिफरेंट होती है। क्योंकि एकेडमिक्स में क्या होता है, आप जानते हैं कि वहाँ पर यू हैव टू राइट डाउन, यानी कि एक क्वेश्चन होता है उसको आपको डिफाइन करके डिस्क्राइब करके, यानी कि डिस्क्रिप्टिव स्टाइल होता है। लेकिन जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आते हैं तो अधिकतर जो वनडे एग्जाम्स होते हैं उन सब में ऑब्जेक्टिव स्टाइल होता है, यानी कि एक क्वेश्चन होगा और नीचे आपको 4 ऑप्शन होते हैं, उनमें से एक को टिक करना होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब आपका जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो चेंज हो जाता है तो कहीं ना कहीं आपको अपना पढ़ने का तरीका उसमें भी बदलाव करना होगा, है ना। पढ़ने का तरीके का मतलब आपको अब जो है वो पूरा डिटेल में ना पढ़ करके आपको पॉइंट वाइज पढ़ना होगा कि इस पॉइंट से कौन से क्वेश्चन रेज हो सकते हैं, या किस तरह के क्वेश्चन अगर हम सामने आएंगे तो हम कैसे उसको जवाब देंगे। क्योंकि आप देखिए इंग्लिश का जो पेपर होता है उसमें आपको एक क्वेश्चन मिलेगा एक सेंटेंस के फॉर्म में। तो सेंटेंस को पढ़ करके उसको समझ करके आपको जवाब देना होता है कि उसका क्या सही जवाब होगा। तो सारी चीज़ें एक सेंटेंस पर डिपेंड करेगी। तो हम लोग ये डिस्कस करेंगे, पढ़ाने का ये तरीका ये होगा कि हम लोग पर्टिकुलर एक पॉइंट वाइज पढ़ेंगे कि किस पॉइंट से कैसे क्वेश्चन डराइव हो सकते हैं। अब जैसे सबसे पहले नाउन, जैसा आप सबको पता है, अब इसको अगर हम कहें कि नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस और थिंग, तो आप कहेंगे ये वही चीज़ है पिछले कई सालों से हम पढ़ चुके हैं। ठीक, बिल्कुल सही है। अब आप काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में देखते हैं। तो काइंड्स ऑफ नाउन अगर देखें, फर्स्ट है आपका काइंड्स ऑफ नाउन। सही। अब काइंड्स ऑफ नाउन में दीज आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन: प्रॉपर, कॉमन,
कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट और मटीरियल। ठीक भाई, आपने पढ़ा होगा दीज आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन, सही है, सबको पता है। अब बार बार उसी चीज को रिवाइज या रिपीट ना करके मैं इस पर आ रहा हूँ कि जो प्रॉपर नाउन होता है, मैं ब्रीफ कर देता हूँ आपको कि एज यू नो प्रॉपर नाउन का क्या मतलब हुआ। प्रॉपर नाउन मीन्स पर्टिकुलर, पर्टिकुलर किसी पर्सन की बात की गई हो, किसी प्लेस की बात की गई हो, या थिंग की बात की गई हो, है कि नहीं। जब हम किसी इंसान का, किसी जगह का या किसी वस्तु का नाम लेकर के बुलाते हैं तो वो प्रॉपर नाउन बन जाता है। जैसे आपने कहा कि महेंद्र सिंह धोनी, अमिताभ बच्चन या विराट कोहली या नरेंद्र मोदी, तो यहाँ पर आप पर्टिकुलर जितने भी इंसान दुनिया में उसकी बात नहीं कर रहे, पर्टिकुलर किसी एक पर्सन की बात कर रहे हैं, तो ये आपका पर्टिकुलर यानी कि प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। इसी तरीके से जैसे आपने कहा कि बाराबंकी या लखनऊ या न्यू दिल्ली या आगरा, अब आपने क्या किया, आपने जो शहरों के नाम है उनमें से एक नाम लिया बाराबंकी मान लिए, तो बाराबंकी क्या हो जाएगा, प्लेस, जगह का नाम हो जाएगा, है ना। इसी तरीके से जब थिंग आता है, थिंग्स जैसे ही जुड़ता है चीज़ें बहुत ही व्यापक या विस्तृत हो जाती हैं, है ना। तो पर्सन प्लेस की बात करें तो ये प्रॉपर हो जाएगा आपका। थिंग में चीज़ें और ज़्यादा डिफाइन हो जाएंगी। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल जैसे मान लिया लिख दिया आपको विराट कोहली का, ठीक है, और यहाँ आपने प्लेस में लिख दिया बाराबंकी। अब कॉमन नाउन की अगर बात करें, कॉमन का मतलब ही है जिसमें किसी एक की बात नहीं होती है, पूरी एक जाति विशेष का बोध होता है, वो कॉमन नाउन कहलाता है आपका। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पर एक वर्ड मैंने लिखा प्लेयर, ठीक है, या मान लिया लिखा हुआ है सिटी, ठीक। तो प्लेयर या सिटी अगर देखें तो प्लेयर क्या है, प्लेयर का मतलब हिंदी में होता है कि किसी खिलाड़ी का नाम। तो अब ये किसी खिलाड़ी का भी नाम हो सकता है, यानी कि दुनिया में जो भी खिलाड़ी है वो इस कैटेगरी में आ जाएंगे। ऐसे जब आप सिटी बोलते हैं, सिटी मतलब शहर, तो शहर का मतलब कोई भी शहर हो सकता है, इसका मतलब ये कॉमन नाउन की कैटेगरी में आएगा। लेकिन जैसे ही आपने कहा कि ये विराट कोहली और बाराबंकी, तो ये प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। फाइन, चलिए। कॉमन नाउन में आप कह सकते हैं कि जो जिसमें दोनों जेंडर्स यानी कि मेल या फीमेल दोनों के हो सकते हैं, उसको भी हम कॉमन नाउन में रखते हैं। जब जेंडर पढ़ते हैं तो उसमें ये चीज़ बताई जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कहें टीचर, तो टीचर क्या है, कॉमन नाउन है। क्यों? क्योंकि ये मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी। ऐसे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो भी कॉमन नाउन में आएंगे, क्योंकि वो मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जिसमें पर्टिकुलर किसी एक पर्सन की बात न की गई हो जेंडर वाइज, तो वो कॉमन नाउन की कैटेगरी में ही रखा जाएगा। ये भी एक तरीका होता है उसको डिस्टिंग्विश करने का, सही है। कलेक्टिव नाउन, जैसा इसके नाम से ही पता चल रहा है आपको, यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है कलेक्टिव मीन्स कलेक्शन, सही है। तो कलेक्टिव का मतलब क्या हुआ, जब कई सारी वस्तुएं या कई सारे व्यक्ति मिल करके पर्टिकुलर एक समूह का निर्माण करते हैं और वो एक यूनिट के रूप में काम करता है, तो उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। देखिए कलेक्टिव नाउन में क्या होगा, जैसे कई सारी चाबियां होती हैं, अब चाबियों का एक गुच्छा बना दिया था, जैसे आप कहते हैं बंच ऑफ कीज, तो बंच क्या है, कलेक्टिव नाउन। ऐसे ही 11 प्लेयर्स होते हैं, और वो पर्टिकुलर प्लेयर्स मिल करके एक टीम बन जाते हैं, तो अगर टीम आप देखें तो टीम क्या होगा, टीम एग्जाम्पल किसका हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन का हो जाएगा। ऐसे ही आप देखिए ज्यूरी बनती है, ज्यूरी में जैसे एक जज नहीं होके उसमें 2-3 जज या कई जजों का एक बेंच बना दी जाती है, जिसको सम्मिलित रूप से आप ज्यूरी कहते हैं। तो इस तरीके से टीम, ज्यूरी ना, ऑडियंस होता है आपका, या सोल्जर्स होते हैं, कई सारे सोल्जर्स मिल जाते हैं तो वो कहते हैं कि आर्मी फॉर्म हो जाती है ना। तो इस तरीके से जहाँ पर भी कई सारे नंबर ऑफ पर्सन्स और नंबर ऑफ थिंग्स एंड दे कंस्टिट्यूट पर्टिकुलर ग्रुप एंड एक्ट्स लाइक अ यूनिट, दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। मतलब जब कई सारे वस्तुएं या व्यक्ति मिलकर के एक समूह का निर्माण करते हैं और वो समूह जो है वो एक यूनिट के रूप में काम करता है, तो वो आपको कलेक्टिव नाउन के एग्जांपल्स में आता है। ठीक, चलिए। एब्स्ट्रैक्ट, जैसा इसका हिंदी क्लियर है, इसको हिंदी में कहते हैं भाववाचक संख्या। और एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे मैंने अभी लिखा था कि नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। तो जब थिंग की बात करते हैं आप, तो थिंग में चीज़ें बहुत ही विस्तृत यानी कि ब्रॉड हो जाती हैं। अब आप दुनिया में कोई भी आप नाम लेते हैं, अगर वो एक प्रकार का अब नाम है तो वो एक प्रकार का नाउन ही होगा, है ना। जैसे
फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहते हैं इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, तो इसमें जो क्वालिटी होती है वो आ जाएगी, ठीक है। जो आपके इमोशंस होते हैं, इमोशंस, फीलिंग्स या स्टेट, सही है। अब जैसे आपने कहा कि वो ईमानदार इंसान है और उसके अंदर ईमानदारी है, या वो गरीब है, वो गरीबी है, या बहुत खुश इंसान है उसके पास खुशी है, तो बताइएगा ईमानदारी है, गरीबी है, खुशी है, या दया, ममता, करुणा, इस तरह के जो एक्सप्रेशंस होते हैं जो हमारे इमोशंस को या फीलिंग्स को या क्वालिटी को एक्सप्रेस करते हैं, अल्टीमेटली देखा जाए तो वो एक प्रकार के नाउन ही होंगे। मान ली यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मर्सी, काइंडनेस या पॉवर्टी, ठीक। तो ये बताइए, ये जो जितने भी नाउन्स हैं इसके बारे में ऐसा इंग्लिश में डेफिनेशन दी जाती है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर दोज नाउन्स नाइदर वी कैन टच नॉर वी कैन सी, वी ओनली फील देम। मतलब कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनको ना तो हम देख सकते हैं ना छू सकते हैं, सिर्फ आप क्या करते हैं, उन्हें महसूस करते हैं। तो उस कंडीशन में यहाँ पर मर्सी, काइंडनेस और पॉवर्टी, ऐसे ही एक होता है स्टेट। स्टेट में क्या आता है, जैसे मैं यहाँ पर ले लेता हूँ चाइल्डहुड, मान लीजिए। अब चाइल्डहुड होता है, मदरहुड होता है, ब्रदरहुड होता है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, है ना। तो ये क्या बताते हैं, ये पर्टिकुलर एक स्टेट यानी अवस्था को बताते हैं। तो ये भी एक प्रकार का आपका क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में ही आएगा, ठीक। चलिए जल्दी से हम लोग बात करते हैं कि मटेरियल नाउन क्या होता है। मटेरियल जैसा इसका नाम ही है, हिंदी में इसको पदार्थवाचक संज्ञा कहा जाता है। और मटेरियल नाउन का अगर डेफिनेशन देखा जाए तो बहुत ही इसमें आसानी से आप इसको ये कह सकते हैं कि ऐसे पदार्थ जिनसे हम किसी वस्तु का निर्माण करते हैं उन्हें मटेरियल नाउन्स कहा जाता है। मतलब जैसे यहाँ पर दो चीज़ें मैं लिख रहा हूँ, इस साइड में जैसे मान लिया आपने गोल्ड लिखा और यहाँ पर रिंग लिख देते हैं, यहाँ पर मान लिया वुड लिखा हुआ है और यहाँ पर चेयर लिख दिया हुआ है, या यहाँ पर आपने मिल्क लिखा है और यहाँ पर स्वीट, सही है। ध्यान दीजिएगा, ये जो गोल्ड, वुड और मिल यानी कि जो पहली टेबल है ये आपकी मटेरियल नाउन्स की है। और इस गोल्ड से आपने रिंग बनाया तो रिंग क्या है, प्रोडक्ट है, वस्तु जिसको आप कहते हैं। तो ये पदार्थ है या वस्तु, ऐसा समझ लीजिए। और यहाँ पर वुड से चेयर बनती है, मिल्क से स्वीट बनता है। तो ये जो रिंग, चेयर या स्वीट है ये आपके मटेरियल नाउन्स में नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि ये प्रोडक्ट है, वस्तु है, और इनसे मिलके बना है किससे, गोल्ड, ये वुड और ये मिल्क। तो आप कह सकते हैं कि मटेरियल नाउन्स आर दोज नाउन्स बाय विच वी कैन प्रोड्यूस एन अदर ऑब्जेक्ट। मतलब पदार्थवाचक संज्ञा वो संज्ञा होती है जिनसे हम किसी दूसरी वस्तु का निर्माण किया जाता हो, तो उन्हें आप मटेरियल नाउन्स पर रखें। फाइन। तो ये बातें आपको पहले से ही पता थी, मैंने जस्ट एक रिमाइंडर था आपके लिए कि कैसे होता है। अब बात करते हैं कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके के क्वेश्चंस आपके यहाँ काइंड्स ऑफ नाउन से पूछे जा सकते हैं, उस पर देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ नाउन में हमने प्रॉपर नाउन देखा। देखिए प्रॉपर नाउन क्या होता है, जनरली प्रॉपर नाउन वो नाउन होता है जब किसी इंसान का नाम या जगह का नाम लिखा हो। दो बातें इसके लिए इंपॉर्टेंट हैं, कहीं पर भी प्रॉपर नाउन आएगा सेंटेंस में, चाहे वो शुरुआत में हो, बीच में हो या आखिर में हो, वो क्या होगा, कैपिटल लेटर से लिखा जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल। और उससे पहले वी डोंट यूज एनी आर्टिकल। जनरली आर्टिकल का यूज नाउन के साथ होता है, लेकिन प्रॉपर नाउन अगर लिखा है तो प्रॉपर नाउन से पहले किसी प्रकार का आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। ये एक बेसिक रूल है जो आप सबको पता है। अब इस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे आते हैं उसको जरा देखिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है कि जयपुर इज द रोम ऑफ इंडिया। जयपुर इज द रोम ऑफ इंडिया, है ना। अब इस सेंटेंस में अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये जयपुर क्या है, ये प्रॉपर नाउन है आपका, रोम भी प्रॉपर नाउन है और इंडिया भी प्रॉपर नाउन है, सही। अब प्रॉपर नाउन है, देखिए इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं लिखा, जयपुर प्रॉपर नाउन है, इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं लिखा है, लेकिन ये जो रोम से पहले द लिखा हुआ है यहाँ पर। अब आपको लग रहा होगा कि ये गलत है, नहीं ये सही है। इस सेंटेंस में जयपुर इज द रोम ऑफ इंडिया में द इज करेक्ट। क्यों? क्योंकि इसको ऐसे कहा जाता है कि जयपुर भारत का रोम है,
और इसका कहने का मतलब ये है कि जयपुर शहर रोम जैसा खूबसूरत है। तो यहाँ पर द रोम का यूज किया गया है किसके लिए? ब्यूटी के लिए। जैसा आप सबको पता है रोम बहुत ही खूबसूरत शहरों में से एक है और अपनी खूबसूरती के लिए ही जाना जाता है। तो जयपुर इज द रोम ऑफ इंडिया जब आप कहते हैं तो इसका मतलब जयपुर रोम, मतलब जयपुर शहर रोम की तरह खूबसूरत है। तो जैसे ही द रोम लिखते हैं आप, तो ये जो प्रॉपर नाउन था ये अब प्रॉपर नाउन नहीं रह जाता है। बताइए क्या बन गया? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में है। इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो याद रखिएगा कि अगर किसी भी प्रॉपर नाउन से पहले आपने द का यूज किया है तो वो प्रॉपर नाउन ना रह करके वो चेंज हो जाता है किसमें? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। और रूल ये है कि अगर आप किसी भी प्रॉपर नाउन को उसको गुण या दोष की वजह से अगर आप एग्जाम्पल के तौर पर सेंटेंस में प्रस्तुत करते हैं तो फिर आपको क्या करना होगा? उससे पहले द का यूज करना होगा। जैसे एक बहुत ही पॉपुलर सेंटेंस है, कई एग्जामों में पूछा गया है कि कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास भारत के शेक्सपियर हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ कि कालिदास तो शेक्सपियर नहीं बन जाएंगे। कालिदास के अंदर शेक्सपियर जैसा टैलेंट या क्वालिटी थी। अब जैसे ही टैलेंट या क्वालिटी की बात आएगी तो वो एक प्रकार का नाउन है, लेकिन किस कैटेगरी में आता है आप भी जानते हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाएगा, है ना। तो याद रखिएगा अगर सेंटेंस में प्रॉपर नाउन को एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह इस्तेमाल किया गया है तो उससे पहले आर्टिकल द का यूज किया जा सकता है और ये सही है। तो एक ये पॉइंट प्रॉपर नाउन से रिलेटेड अक्सर पूछा गया है। दूसरा देख लीजिए, जैसे ए मिस्टर शर्मा हैज कम टू मीट यू इन द ऑफिस। और देखिए दिस article has been written by a Mr. Manoj. Now I have written these two sentences और देखिए और बताइए कि इस सेंटेंस में क्या गलती लग रही है या सही लग रहा है आपको। जी बताइए। अब जनरली क्या होता है, जैसे मैंने अभी आपको एक रूल बताया कि यहाँ पर देखिए दो प्रॉपर नाउन्स हैं, पहला मिस्टर शर्मा लिखा हुआ है, दूसरा मिस्टर मनोज लिखा हुआ है। अब मिस्टर शर्मा और मिस्टर मनोज दोनों ही प्रॉपर नाउन्स हैं और उनसे पहले देखिए यहाँ पर आर्टिकल ए का यूज आपने किया है और यहाँ पर भी आर्टिकल ए का यूज किया है। और अभी आपने रूल पढ़ा था कि जनरली वी डोंट यूज एनी आर्टिकल बिफोर प्रॉपर नाउन्स, मतलब प्रॉपर नाउन से पहले किसी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है जनरली। लेकिन ये केस थोड़ा सा स्पेशल है या एक्सेप्शन है, मान लीजिए यहाँ पर जब आप बोलते हैं कि ए मिस्टर शर्मा, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब अगर आप ये कहें कि एक मिस्टर शर्मा आपसे ऑफिस में मिलने के लिए आए हुए हैं तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर क्या पता निकल के आता है, इसका मतलब है कोई मिस्टर शर्मा। या दूसरा सेंटेंस जो लिखा हुआ है कि दिस आर्टिकल हैज बीन रिटन बाय, यानी कि ये आर्टिकल लिखा गया है किसी मिस्टर मनोज के द्वारा। तो जब कभी भी सेंटेंस में प्रॉपर नाउन को आपको ये शो करना हो कि आपका मतलब जो स्पीकर है जिसने उस सेंटेंस को डिलीवर किया है, अगर स्पीकर के लिए वो प्रॉपर नाउन कैसा हो? स्ट्रेंजर हो, स्ट्रेंजर अजनबी, या आप कह लीजिए अननोन, या एक वर्ड और है अनफैमिलियर। स्ट्रेंजर हो, अननोन हो, अनफेमिलियर हो, तो आप कह सकते हैं कि वहां पर ए का यूज कर सकते हैं, लेकिन उसकी हिंदी एक नहीं होगी, उसकी हिंदी क्या होगी? कोई या किसी के अर्थ में। तो मैं एक बार रिपीट करता हूं अपना सेंटेंस को, ध्यान से सुनिएगा कि कोई या किसी के अर्थ में प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल ए का प्रयोग किया सकता है। शर्त यह है कि वहां पर वो जो स्पीकर होगा उसके लिए ये जो प्रॉपर नाउन है वो एक स्ट्रेंजर की तरह, या जिसको आप कह सकते हैं कि वो उससे अनफेमिलियर या अननोन होगा। अब यहाँ पर आपको नहीं पता है, अच्छा इसमें अगर हम यहाँ से ए हटा दें, अब देखिए सेंटेंस को, ये भी सही है कि मिस्टर शर्मा हैज कम टू मीट यू इन द ऑफिस। इसका मतलब मिस्टर शर्मा जो कि उस ऑफिस में काम करते हैं या मिस्टर शर्मा को आप पहले से जानते हैं। ऐसे ही
यहाँ पर अगर ए हटा दें, अब ये सेंटेंस ये भी सही है लेकिन इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। क्या कि ये आर्टिकल मिस्टर मनोज के द्वारा लिखा गया है और जो मिस्टर मनोज हैं वो स्पीकर से परिचित हैं, यानी कि फेमिलियर हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा दोनों ही तरह से सेंटेंस यूजफुल बन सकता है। आपको ध्यान रखना है कि वहां पर सेंटेंस में क्या शो किया गया है, फेमिलियर शो किया गया या अनफेमिलियर। अगर अनफेमिलियर है तो उसका मीनिंग मतलब उसके लिए आपको ए जो है वो ऐड करना पड़ेगा। ठीक है भाई, चलिए और देखते हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और से कौन से क्वेश्चन है जो काइंड्स ऑफ नाउन से पूछे जा सकते हैं। एक बहुत ही बेसिक रूल ये है कि जैसे मान लीजिए कॉमन के बाद एक कलेक्टिव नाउन से क्वेश्चन बहुत आता है, जैसे द ज्यूरी हैज गिवन, द ज्यूरी हैज गिवन इट्स डिसीजन। और सेकेंड सेंटेंस है the jury have divided in their opinion. The jury has given its decision, दूसरा the jury have divided in their opinion। मतलब अब आप देखें पहले सेंटेंस में जो आपका सब्जेक्ट है ज्यूरी, इसको सिंगुलर माना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए आपने हेल्पिंग वर्ब कैसा यूज किया है, सिंगुलर। इसका मतलब आप जानते हैं कि ज्यूरी क्या होता है, ज्यूरी का मतलब देयर आर नंबर ऑफ जजेस, कई सारे जज होते हैं, वो ज्यूरी बनती है। अब मान लीजिए इस ज्यूरी में तीन जज हैं जिनसे मिलकर के ज्यूरी बनी है और तीनों ने मिल करके एक फैसला दिया है कि ये जो आदमी है वो कल्प्रिट है, यानी कि अपराधी है। तो यहां पर आप ये कह सकते हैं कि जब कलेक्टिव नाउन को एक यूनिट के फॉर्म में दिखाया गया हो, ठीक है, यूनाइटेड, इसको आप कह सकते हैं यूनानिमसली। ठीक है भाई, तो अगर यूनानिमसली दिखाया गया हो, यूनाइटेड दिखाया गया हो, तो उस सेंटेंस में जो वो कलेक्टिव नाउन है उसको आप सिंगुलर मानेंगे और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर फॉर्म में यूज किया जाएगा। दूसरा सेंटेंस देखिए, यहां भी सब्जेक्ट क्या है आपका, द ज्यूरी है, लेकिन यहां पर आगे देखिए हेल्पिंग वर्ब कैसे यूज करिए आपने, प्लूरल फॉर्म में। इसका मतलब इस सेंटेंस में जो ज्यूरी है सब्जेक्ट कलेक्टिव नाउन है सिमिलरली पहले की तरह, लेकिन यहां पर इसको आपने प्लूरल माना है। क्यों माना है? क्योंकि एक आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। मतलब कहने का ये है कि सेंटेंस में अगर कलेक्टिव नाउन को आप डिवाइडेड दिखाएं, या एक वर्ड होता है स्प्लिट यानी कि वो दो भागों में टूट जाए, दो हिस्सों में बट जाए, तो फिर इसको हम लोग इंग्लिश में एक नाम देते हैं नाउन ऑफ मल्टीट्यूड का, नाउन ऑफ मल्टीट्यूड का। अब मल्टी जैसा आपको पता है, मल्टी का मतलब क्या होता है, एक से ज्यादा। तो जब ये नाउन प्लूरल फॉर्म में होगा तो जाहिर सी बात है हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल ही लेगा। तो एक रूल आपको ये याद रखना है क्या, कि अगर सेंटेंस में कलेक्टिव नाउन सब्जेक्ट है तो आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि उस सेंटेंस में उसको यूनिट के रूप में प्रोजेक्ट किया गया है या उसको डिवाइडेड दिखाया गया है। अगर वो यूनाइटेड है तो सिंगुलर वर्ब यूज करिएगा, और अगर वो डिवाइडेड फॉर्म में है तो वर्ब प्लूरल आएगी। तो आप ये हमेशा के लिए नहीं कह सकते कि कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब आती है, सिंगुलर भी आ सकती है और प्लूरल भी आ सकती है, डिपेंड करता है कि उस सेंटेंस में आपने उसको किस फॉर्म में यूज किया गया, यूनाइटेडली है या उसको आपने स्प्लिट या डिवाइडेड दिखाया। ठीक भाई, चलिए तो यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। मैंने काइंड्स ऑफ नाउन डिस्कस किया, फिर पांचों के बारे में आपको ब्रीफ किया, फिर किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकते थे उस पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे। हाँ, इसमें एक चीज़ और देखते हैं जो आपके हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। एक होता है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब अगर देखें तो ये ऑनेस्टी कैसा नाउन है, आप सबको पता है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आता है। और आपको पता है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले वी डोंट यूज एनी आर्टिकल, जनरली हम लोग आर्टिकल का यूज नहीं करते। लेकिन अगर सेंटेंस कुछ ऐसे लिखा हो क्या कि द
द ऑनेस्टी ऑफ इज अनक्वेश्चनेबल। अब ये क्या हो गया, यहाँ देखिए द यूज किया आपने, क्यों? क्योंकि ये देखिए नाउन लिखा हुआ है, फिर ऑफ लिखा है, फिर दूसरा नाउन लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, इसमें ये ऑनेस्टी किसकी है? ये स्टेटमेंट आपका यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल का मतलब ये बात किसी एक पर लागू नहीं होती, सब पे लागू होती है। तो अगर कोई ऐसा स्टेटमेंट डिलीवर कर रहे हैं जिसमें जो स्टेटमेंट है वो यूनिवर्सल हो, तो फिर आपको कोई आर्टिकल नहीं यूज करना होगा। लेकिन इसी सेंटेंस को अगर चेंज कर दें, अब ये ईमानदारी तो सब पे लागू होती है, लेकिन ये ईमानदारी किसकी? पर्टिकुलर शास्त्री जी की। यानी कि ये सेंटेंस कैसा हो गया? पर्सनल। तो सेंटेंस अगर पर्सनल आपने यूज किया है, उस सेंटेंस में पर्सनली यूज किया है, तो फिर देखिए द ऑनेस्टी आपको यूज करना पड़ेगा यहाँ पर। मतलब इसका रूल ये है कि नाउन ऑफ नाउन अगर लिखा हो, तो ये जो फर्स्ट नाउन होता है, फर्स्ट, इससे पहले आर्टिकल द का यूज किया गया हो। जैसे अभी आपने सेंटेंस लिखा था जयपुर इज द रोम ऑफ इंडिया, तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो वहां भी नाउन ऑफ नाउन का रूल ही फॉलो हो रहा था। वहां क्या लिखा था? द रोम ऑफ इंडिया, ऐसे लिखा था। तो अब द क्या हुआ? आर्टिकल, फिर रोम ऑफ इंडिया, है ना। तो ध्यान दीजिए, ये रोम नाउन है, फिर ऑफ लगा, फिर ये भी तो नाउन है, तो ये फर्स्ट नाउन से पहले द लग गया, है ना। तो रूल यही है कि मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूं कि नाउन ऑफ नाउन वाले स्ट्रक्चर में फर्स्ट नाउन से पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। और ये नाउन कोई भी हो सकता है, प्रॉपर भी हो सकता है, कॉमन भी हो सकता है, कलेक्टिव भी हो सकता है, एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकता है, और मटेरियल भी हो सकता है। मैं आपको देखिए दोनों का नाम और जो है कैसे यूज होते हैं उसको भी बता देता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए मिल्क इज प्योर, या आपने कहा वाटर इज पोर्टेबल, या आपने कहा कि गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल। फाइन। अब अगर आप इन सेंटेंस को पढ़ें तो इन सब में क्या लिखा हुआ है? मिल्क, वाटर या गोल्ड, और ये आप सब जानते हैं दीज आर मटेरियल नाउन्स। और मटेरियल नाउन है तो इससे पहले कोई आर्टिकल आएगा? नहीं आएगा। ठीक, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जनरली ये मिल्क इज प्योर, ये मिल्क किस बात हो रही है? मिल्क पर्टिकुलर किसी मिल्क की बात नहीं हो रही है। ये जो एक कॉमन स्टेटमेंट है वो आपने डिलीवर किया, जो सब पे लागू होती है बात। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मिल्क इज प्योर, या वाटर इज पोर्टेबल, या गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को, मतलब इसी मटेरियल नाउन्स को आप कुछ ऐसे सेंटेंस में यूज करें जिसमें इनको पर्टिकुलर कैटेगरी वाइज या किसी खास चीज के बारे में की तरफ इशारा करे, तो फिर वहां पर आपको चेंजेस करने पड़ेंगे। कैसे? देखिए, आपने लिखा कि द मिल्क ऑफ काउ इज फ्रेश, या आपने कहा कि द गोल्ड ऑफ दुबई इज ऑफ फाइन क्वालिटी। तो अभी ये मिल्क जो भी पहले लिखा था, अब इस मिल्क में फर्क है। क्यों? क्योंकि ये मिल्क किसका हो गया? मिल्क ऑफ काउ। ऐसे ही जो अभी आपने गोल्ड लिखा था, वो गोल्ड कहाँ का था? पर्टिकुलर किसी एक देश का या एक जगह का नहीं था। लेकिन ये सोना कहाँ का है? गोल्ड ऑफ दुबई। यानी कि आपने इस मटेरियल नाउन को क्या कर दिया? पर्टिकुलर किसी एक जगह के बारे में बात कर रहे हैं या किसी एक चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो इसके लिए कहीं ना कहीं आपको आर्टिकल द का यूज करना पड़ेगा, और यही बनाता है इसको क्या? पर्टिकुलर। ठीक भाई, तो याद रखिएगा कि अगर स्ट्रक्चर फिर वही है, कौन सा? जो अभी आपको बता के आए थे, नाउन ऑफ नाउन, नाउन ऑफ नाउन। तो नाउन ऑफ नाउन में फर्स्ट नाउन से पहले आपको आर्टिकल द यूज करना होगा। वो किसी भी नाउन का फॉर्मेट हो सकता है, वो प्रॉपर भी हो सकता है, कॉमन भी हो सकता है, एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकता है। और देखिए मैंने अभी आपको मटेरियल नाउन के बारे में बताया। ठीक,
तो इस बात को ध्यान रखिएगा। आर्टिकल और नाउन से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं और ये दोनों एक दूसरे से बहुत ही इंटर रिलेटेड जिसको आप कह सकते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं आपको इसके बारे में ध्यान रखना पड़ेगा कि सेंटेंस में जब आर्टिकल देखें या नाउन देखें तो वहाँ पर देखिएगा कि गलती तो नहीं हो रही है लिखने में, है ना, क्योंकि इस पर बेस्ड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। ठीक भाई, तो वी हैव डिस्कस, हमने डिस्कस किया आपसे काइंड्स ऑफ नाउन, उसको ब्रीफ किया और फिर किस तरीके के सेंटेंस आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं वो चीज़ें आपसे डिस्कस करी। ठीक, अब काइंड्स ऑफ नाउन के बाद आपके एग्जाम में एक सवाल इसके आता है, इसको देख लीजिएगा। जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस है, उसमें मेड लिखा, मेड में सेंटेंस लिख के दे रहा हूँ, उसमें फिलर्स में फिल इन द ब्लैंक्स में कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे आपने कहा कि दिस रिंग इज मेड डैश गोल्ड। दूसरा, दिस स्वीट इज मेड डैश मिल्क। अब देखिए इन दोनों सेंटेंसेस में दो तरह के नाउन हैं, पहला रिंग है और गोल्ड है, यहाँ स्वीट है, यहाँ मिल्क है। अब इस सेंटेंस में दिस रिंग और दिस स्वीट लगा करके इस सेंटेंस को क्या कर दिया गया, पर्टिकुलर बना दिया गया, मतलब इस नाउन को। अब आपसे पूछ रहे हैं कि इसमें दो ऑप्शन है, ये प्रीपोजिशन के रूप में सवाल आता है, एक में ऑफ दूसरे में फ्रॉम, बताइए कहाँ पे कौन सा आएगा। तो दिस रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड और दिस स्वीट इज मेड फ्रॉम मिल्क। अब एक जगह ऑफ है दूसरी जगह फ्रॉम है, जबकि दोनों सेंटेंस में वर्ब सिमिलर यूज किया आपने, कौन सी, मेड। तो मेड के साथ ऑफ या मेड के साथ फ्रॉम, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। अब ये जो प्रोडक्ट है आपका और ये क्या है, मटेरियल, तो कहते हैं कि अगर ये विजिबल फॉर्म में है तो वहाँ पर ऑफ आता है। और ये देखिए मिल्क प्रोडक्ट, मतलब स्वीट आपका प्रोडक्ट है, मिल्क आपका क्या है, मटेरियल। तो मटेरियल जो है वो किस फॉर्म में, इनविजिबल फॉर्म में, किसमें, इस प्रोडक्ट में, है ना। तो जिस प्रोडक्ट मतलब जिस मटेरियल से वो प्रोडक्ट बना है उसमें अगर वो विजिबल फॉर्म में है तो ऑफ लगाइएगा, और जिस मटेरियल से जो प्रोडक्ट बना है अगर वो इनविजिबल फॉर्म में है तो फ्रॉम लगाइएगा। ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स में प्रीपोजिशन रिलेटेड क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। ठीक है भाई, काइंड्स ऑफ नाउन देखा आपने। अब नाउन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में और आता है, उसको भी देख लेते हैं कि नाउन को अगर उसमें बात करें केस में, केस को हिंदी में आप कारक भी कहते हैं नाउन को, और केस के में देखें तो जनरली इसमें क्या होता है, पहला आप सबको पता है, नाम से इसे कहते हैं नॉमिनेटिव केस, या समझने के लिए आप इसको सब्जेक्टिव केस भी लिख सकते हैं। दूसरा ऑब्जेक्टिव केस, तीसरा नॉमिनेटिव केस, सब्जेक्टिव जिसको आप अप्लाई करके लिखा है, ऑब्जेक्टिव पॉजिटिव, है ना। और एक केस जो हम लोग यूज करते हैं, केस इन अपोजिशन। देखिए कुछ चीजें आपको समझ में आ रही होंगी कि नॉमिनेटिव जैसा सेंटेंस में आएगा, नाम ही है उसका, सब्जेक्टिव कहते हैं इसको, यानी कि सब्जेक्ट की तरह काम करता है, और नाउन है और वो ऑब्जेक्टिव केस में यानी कि वर्ब के बाद यूज किया गया होगा। ये आप कह सकते हैं ऑब्जेक्ट वो होता है जो रिसीवर ऑफ द एक्शन होता है, यानी कि देखिए जब आप एक्टिव वाइज और पैसिव वाइज पढ़ते हैं तब उसमें दो चीज़ें बताई जाती हैं आपको कि सब्जेक्ट एक वर्ब और दूसरा ऑब्जेक्ट होता है। आपको पता है सब्जेक्ट का मतलब जो काम करता है और वर्ब का मतलब जो काम उसके द्वारा किया गया है, और ऑब्जेक्ट का मतलब जो काम, जो क्रिया हुई है उसका जिस पर प्रभाव पड़ता है वो रिसीवर ऑफ द एक्शन कहलाता है और उसे आप ऑब्जेक्ट कहते हैं, ऐसा समझ लीजिए। ठीक है, चलिए
नाम हो गया। अब मैं आपको एक सेंटेंस दिखा करके बता रहा हूँ कि इसमें किस तरीके से यूज किया गया होगा। जैसे लिखा है कि रवि हिट्स द बॉल। अब यहाँ पर रवि और बॉल दो की बात कर रहे हैं। तो रवि को हमने कहा ये सब्जेक्ट है, हिट्स जो है ये वर्ब हो गई, आपकी मेन वर्ब कह सकते हैं इसको आप, और द आर्टिकल है, और बॉल जो है वो क्या है, ऑब्जेक्ट। अब इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, रवि। क्यों? क्योंकि ये डूअर ऑफ द एक्शन। रवि क्या है आपका, डूअर ऑफ द एक्शन, यानी कि काम को करने वाला, जिसको हिंदी में आप कर्ता कहते हैं, इसीलिए इसका नाम ही कर्ता रखा गया है। और ये काम क्या किया उसने, हिट किया बॉल को मारने का। अब ये जो वर्ब है इसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है, इस बॉल पे पड़ रहा है, तो इसे आप क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे कि रिसीवर ऑफ द एक्शन। रिसीवर ऑफ द एक्शन मतलब किए गए काम का जिस पर प्रभाव पड़ता है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो ये सब्जेक्टिव केस हो गया, ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया। समझ में आ रहा है? यानी कि वर्ब के बाद अगर लिखा है तो वो सब्जेक्टिव होगा, सॉरी वो ऑब्जेक्टिव होगा, और वर्ब से पहले लिखा है तो वो सब्जेक्टिव होगा। इसको और आसान करके एक सेंटेंस में लिख करके आपको बताते हैं, क्योंकि एक बात ये समझ लीजिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या फर्क होता है कि रोहन टॉक्स टू सोहन। अब देखिए यहाँ पर एक कहने की बात है कि रोहन और सोहन दोनों ही कैसे नाउन है, दोनों ही प्रॉपर नाउन्स की कैटेगरी में आते हैं। जैसे आप सबको पता है कि रोहन भी प्रॉपर नाउन है और सोहन भी आपका क्या है, प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आता है। ठीक, अब ये बीच में क्या लिखा है, वर्ब। तो अभी हमने कहा था वर्ब से पहले लिखा है तो ये कौन सा केस होगा, सब्जेक्टिव केस होगा, और वर्ब के बाद लिखा है तो ये कौन सा केस होगा, ये ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। ये सब्जेक्टिव हो जाएगा, ये ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। क्लियर है? अब पॉजिटिव केस की अगर बात करें, देखिए पॉजिटिव को हिंदी में आप सबको पता है, पॉजिटिव को हम लोग क्या कहते हैं, पॉजिटिव को ये बना है पोजीशन से, और पोजीशन की हिंदी होती है किसी चीज पर हमारा हक हो, अधिकार हो, जिसको उर्दू में कब्जा भी कहते हैं आप, कि हमारा उस पर हक है, अधिकार है। तो पॉजिटिव केस में दो चीजें दिखाई देती है, या उससे हम दो चीजें शो करते हैं। पहला वो हमारा संबंध बताता है, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं रिलेशन, दिस इज द फर्स्ट। और दूसरा वो क्या बताता है, राइट। राइट मतलब RIGST वाला, जिसका मतलब अधिकार। ये संबंध को बताता है और ये अधिकार को बताता है। करेक्ट है? जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि राम एक बहुत अच्छा लड़का है, और राम इज अ गुड बॉय या रवि इज अ गुड बॉय, सही है। अब इसमें आपने कोई पोजीशन नहीं बताया, आपने राम के बारे में एक सेंटेंस बताया। ठीक, अब अगर हमें ये शो करना हो कि ये किताब राम की है या ये मोबाइल रवि का है, तो जैसे आपने कहा कि ये किताब, तो पर्टिकुलर उस किताब पर या उस बुक पर या उस मोबाइल पर किसका अधिकार है, या वो किसको किससे संबंधित है। तो इसको शो करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। दो ऑप्शन क्यों है? क्योंकि नाउन को देखा जाए तो जनरली हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक होता है लिविंग और एक होता है नॉन लिविंग। ठीक है भाई, लिविंग और नॉन लिविंग। अगर किसी लिविंग नाउन है वो, और उसका पॉजिटिव केस बनाना है, तो हमें ये मार्क लगाना पड़ता है, इसको एपोस्ट्रोफी कहते हैं, और इसके साथ एस लिखना पड़ता है। ठीक, और अगर वो नॉन लिविंग है तो उसके साथ हम ऑफ लगाते हैं। ऑफ का मतलब भी का की के होता है, और एपोस्ट्रोफी एस का मतलब भी हिंदी में जो हम लोग बोलते हैं ना का की के, यानी जो पॉजिटिव केस है वो किससे शुरू होता है, या तो का निकल के आएगा, या की होगा, या के लिखा होगा, का की के।
तो आपने कहा कि ये राम की किताब है, तो इंग्लिश में क्या कहेंगे? दिस इज राम्स बुक। अब ये जो बुक है इस नाउन, ये भी नाउन है, इसका संबंध आप किससे बता रहे हैं? राम से। रिलेशन शो करना है तो ये देखिए पॉजिटिव पोस्टोफियस लगाएंगे तो पॉजिटिव केस बन जाएगा। और देखिए अगर हम ये लिखें दिस बुक्स कवर इज डर्टी, दिस बुक्स कवर इज डर्टी, इसका क्या मतलब हुआ? इस किताब का कवर गंदा है। समझ में तो आ रहा है, लेकिन ग्रामेटिकली आप देखें तो ये बुक कौन सा नाउन है? नॉन लिविंग, और इसके साथ अपोस्ट्रोफी एस प्रयोग नहीं कर सकते। इसका जो करेक्ट सेंटेंस बनेगा वो बनेगा द कवर ऑफ दिस बुक इज डर्टी। क्यों? क्योंकि ये ऑफ जो है ये कवर का संबंध बुक से बता रहे हैं, ठीक है ना? तो ये चूंकि नॉन लिविंग है इसलिए यहाँ पर ऑफ का यूज करना होगा, तब ये सेंटेंस आपका करेक्ट बनेगा। ठीक है भाई, चलिए तो याद रखिएगा कि नाउन लिविंग नाउन के साथ ऑफ और लिविंग नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है जब हम पॉजिटिव केस का इस्तेमाल करना चाहते हैं या उस सेंटेंस में बनाना चाहते हैं। अच्छा, एक तो ये हो गया, नाउन से रिलेटेड समझ में आ गया कि वो एपोस्ट्रोफी एस बन जाएगा। लेकिन हम लोग जो नाउन के बाद प्रोनाउन पढ़ते हैं और उसमें ही पॉजिटिव केस आता है। अब इसके लिए एक चार्ट में यहाँ पर बनाता हूँ, उसको ध्यान देख लीजिएगा। एक तरफ सब्जेक्टिव है आपका, दूसरी तरफ ऑब्जेक्टिव है, और तीसरा जो केस है वो पॉजिटिव। और पॉजिटिव में भी मैं दो पार्ट कर देता हूँ आपको। पहला वाला है पॉजिटिव एडजेक्टिव और दूसरा है आपका पॉजिटिव प्रोनाउन। ठीक, चलिए अगर मान लीजिए कोई बॉय है या मान लीजिए मेल है, उसके लिए सब्जेक्टिव केस में क्या लिखेंगे आप? ही। ऑब्जेक्टिव में क्या लिखेंगे आप? हिम। और पॉजिटिव एडजेक्टिव हिज और पॉजिटिव प्रोनाउन भी हिज। ठीक, मान लीजिए कोई फीमेल की बात हो रही है तो यहाँ क्या आ जाएगा? शी। ऑब्जेक्टिव केस में हर, एडजेक्टिव इसका क्या बनेगा? हर, और पॉजिटिव क्या बनेगा? पॉजिटिव प्रोनाउन क्या बनेगा? हर्स। ध्यान रखिएगा। ठीक, ऐसे ही मान लीजिए कोई नॉन लिविंग है या एनिमल की बात हो रही है तो यहाँ पर इट, ऑब्जेक्टिव में भी इट, पॉजिटिव एडजेक्टिव में इट्स आएगा, पॉजिटिव प्रोनाउन इसका बनता नहीं। अब अगर यहाँ पर लिखा हो क्या, हिंदी में कहते हैं तुम या आप, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? यू, यानी सब्जेक्ट में यू, ऑब्जेक्ट में देखें तो भी यू आएगा। पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होगा इसका? योर, और पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होगा? योर्स। ठीक भाई, मैं या मैंने, यहाँ पर क्या आ जाएगा? आई, यहाँ पर मी, यहाँ पर आई का क्या बनता है? माई, और पॉजिटिव प्रोनाउन में माइन आ जाएगा। ठीक, हम या हमने, तो अगर हम या हमने लिखा है तो वी, ऑब्जेक्ट में क्या आ जाएगा? अस, पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या बनेगा इसका? अवर, और पॉजिटिव प्रोनाउन बनेगा आस, ओ यू आर एस, याद रखिएगा। और एक और है, अगर लिखा है वे या उन्होंने तो यहाँ पर दे, ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा देम, पॉजिटिव एडजेक्टिव में आ जाएगा देयर, और पॉजिटिव प्रोनाउन में आ जाएगा देयर्स। ठीक है भाई, तो ये एक टेबल है जो आपको क्या बता रही है? जो ये बता रही है कि नाउन के बाद जब हम प्रोनाउन पे आते हैं तो प्रोनाउन में दीज आर, हम इनको एक नाम देते हैं, दीज आर 7 पर्सनल प्रोनाउंस। इन्हें पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। ही, शी, इट, आई, यू, वी और दे। ये अगर लिखे हैं तो हमेशा सब्जेक्टिव केस में होंगे, यानी कि सेंटेंस में वर्ब से पहले आएंगे। हिम है, हर है, इट है, यू है, मी है, अस है, देम है, ये सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होते हैं और ये वर्ब के बाद होते हैं। अच्छा देखिए, पॉजिटिव केस में दो बताया मैंने आपको, एक पॉजिटिव एडजेक्टिव बताया, एक दूसरा पॉजिटिव प्रोनाउन है। अब इन दोनों में क्या फर्क है
इसको एक सेंटेंस में मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है भाई। और यहाँ पे देखिए योर और योर्स है, माई का माइन है, अवर यहाँ पर है, यहाँ पर आस हो जाता है, और देयर का देयर्स है। इसमें खाली हिज में कॉमन है, इसको भी समझिए क्यों है। जनरली जब हम पॉजेसिव प्रोनाउन बनाते हैं तो हम एस जोड़ते हैं। अब हिज में चूंकि एस पहले से जुड़ा हुआ है इसलिए यहाँ पर एस नहीं जुड़ा। हर में देखिए हर्स जुड़ गया है, योर में योर्स जुड़ गया है। अच्छा माई का केस अलग है, माई का माइन, ये टोटली डिफरेंट है। अब ये क्यों डिफरेंट है ये ना पूछिएगा, क्यों, क्योंकि अंग्रेजों ने भी अंग्रेजी जो बनाई है वो आज तक ऐसे ही चल रही है। अब ये माई का माइन होता है और योर का योर्स होता है, तो ये आपको पढ़ना और समझना पड़ेगा। और अंग्रेजी में जो चीज़ें होती हैं तो होती हैं, नहीं समझे। कुछ चीज़ें होती हैं कि प्रैक्टिस करते करते आप सीख जाते हैं कि वो उनका प्रयोग ऐसे ही किया जाएगा। अब इसमें डिफरेंस समझिए, दोनों में डिफरेंस क्या है कि पॉजेसिव एडजेक्टिव पॉजेसिव प्रोनाउन है ना। जल्दी से जैसे आपने कहा कि दिस इज माई मोबाइल, दूसरा है दिस मोबाइल इज माइन। मोबाइल आपका नाउन है, तो जाहिर सी बात है नाउन से पहले जो वर्ड लिखा होता है उसे आप क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। और ये कौन सा एडजेक्टिव है, पॉजेसिव, भी लिखा था आपने। अब दिस मोबाइल इज माइन, माइन क्या है आपका। अब ये देखिए वर्ब के बाद आ रहा है, तो वर्ब के बाद आ रहा है तो जाहिर सी बात है ये क्या होगा, ये पॉजेसिव प्रोनाउन होगा। और ये सेंटेंस में इस वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया गया है। तो याद रखिएगा, अगर आपने पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज किया है तो उसके बाद नाउन का आना जरूरी है, और अगर पॉजेसिव प्रोनाउन यूज किया है तो उसके बाद फुल स्टॉप, यानी कि वो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल होता है और सेंटेंस में वो कंप्लीट माना जाता है। जैसे हमने कहा कि ये कोचिंग हमारी है, दिस इज अवर कोचिंग, दिस इज अवर कोचिंग। जब आप अवर यूज कर रहे हैं यानी कि पॉजेसिव एडजेक्टिव, तो उसके पीछे नाउन कोचिंग आ रहा है। लेकिन अगर आप बोलें कि दिस कोचिंग इज आर्स, ये कोचिंग हमारी है, तो दिस कोचिंग इज आर्स बोलना पड़ेगा आपको। और आर्स जो है OURS, ये पॉजेसिव प्रोनाउन होता है और इसके बाद किसी नाउन की आवश्यकता नहीं होती है, ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस माना जाता है। तो डिफरेंस कहाँ पर आएगा, डिफरेंस आएगा जब आप पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज करें। देखिए जब आप लोग एप्लीकेशन लेटर लिखते हैं तो वहां पर देखिए योर्स फेथफुली लिखते हैं, योर्स फेथफुली या योर्स ट्रूली। ठीक, तो ये इसी लिखा जाता था क्योंकि योर्स जो है वो पॉजेसिव केस बताता है आपका, तो यहाँ पर भी का की के है वो आपका पॉजेसिव केस कहलाता है। ठीक, चलिए जल्दी से हम लोग देख लेते हैं लास्ट केस कौन सा, केस इन अपोजिशन, केस इन अपोजिशन। ठीक भाई, इसमें क्या होता है, जैसे आपने कहा कि राजू आवर कैप्टन इज अ गुड प्लेयर, इज अ गुड प्लेयर। राजू और कैप्टन इज अ गुड प्लेयर। अब राजू कैसा नाउन है आपका, आप जानते हैं ये प्रॉपर नाउन है, और कैप्टन कैसा नाउन है, कैप्टन कॉमन नाउन है। अब अगर सेंटेंस देखें, राजू हमारा कप्तान एक अच्छा खिलाड़ी है, तो यहां पर देखिए ये जो कैप्टन है किसके लिए है, ये राजू के लिए तो आपने इस्तेमाल किया है, यानी ये इसकी पोजीशन को बता रहा है। तो जब कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन की जगह इस्तेमाल हो गया, उसकी जगह बताता है, तो ये अपोजिशन कहलाता है। और अपोजिशन जो है इसका हिंदी में मीनिंग होता है उपयुक्त, इसका एक दूसरा वर्ड है एप्रोप्रिएट, इसको आप कहते हैं उचित या सटीक। तो याद रखिएगा एक सेंटेंस में अगर दो नाउन आ जाए, एक प्रॉपर नाउन दूसरा कॉमन नाउन, तो कॉमन नाउन जो है वो प्रॉपर नाउन की जगह इस्तेमाल होता है, उसकी सही पोजीशन को बताता है, इसीलिए उसको केस इन अपोजिशन कहा जाता है। जैसे आपने कहा कि एक सेंटेंस और देख लिए, पंडित नेहरू आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर इज अ गुड, was a good statesman, was a good statesman मतलब पंडित नेहरू अवर फर्स्ट PM। तो पंडित नेहरू यहाँ पर कौन सा नाउन है आपका, प्रॉपर नाउन। और
ये जो प्राइम मिनिस्टर है ये कैसा नाउन है आपका? कॉमन। तो यहाँ पर आपने इसको क्या किया है? केस इन अपोजिशन की तरह इस्तेमाल किया है ना? तो याद रखिएगा, अगर एक सेंटेंस में दो नाउन आ जाते हैं, एक प्रॉपर दूसरा कॉमन, तो कॉमन नाउन जो है वो प्रॉपर नाउन का केस इन अपोजिशन होता है, उसके सटीक जगह इस्तेमाल किया जाता है, जिसको आप कहते हैं उपयुक्त। इसीलिए अपोजिशन का मतलब एप्रोप्रिएट पोजीशन, एप्रोप्रिएट मतलब उचित। ठीक, तो ठीक है, आज के क्लास का टाइम देखिए यहाँ पर आपका वाइंड अप हो रहा है, और नेक्स्ट अभी जो कल का क्लास होगा मंडे के बाद ट्यूसडे होगा, तो ट्यूसडे में इसी को कंटिन्यू करेंगे। अभी नाउन आपने पढ़ा है, नाउन के काइंड्स पढ़ाए हैं, और मैंने आपको केस बताया, दो चीज़ें हुई हैं। ठीक है, अब इसके आगे अभी पढ़ना है, नाउन का नंबर पढ़ना है, जेंडर पढ़ना है, और काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, है ना? आई थिंक इट विल टेक 2 लेक्चर्स, ट्यूसडे एंड वेंसडे। कोशिश करेंगे थर्सडे या फ्राइडे में आपको नाउन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो प्रैक्टिस करा दिए जाएंगे थर्सडे फ्राइडे में। ठीक है, तो इस हफ्ते का पूरा शेड्यूल मैंने आपको बता दिया कि मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे पूरा इसमें नाउन पूरा कवर करके, और इस पर किस तरह के क्वेश्चन पूछे आएंगे जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, उसको हम प्रैक्टिस कराएंगे 2 दिन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच, प्लीज़।